हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप सभी का? उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया, शानदार और जबरदस्त होगा, जैसे आप लोग हमेशा रहते हैं। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे क्लास 12 बोर्ड बूस्टर बैच में, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का ही सबसे पहला चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। मार्क्स बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। मतलब इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आपको कहीं पर कठिनाई आएगी या मार्क्स अचीव करने में दिक्कत आएगी। बट जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो बहुत ध्यान से समझने हैं आपने, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। अब बेटा क्लास के अंदर हम लोग लिमिटेड क्वेश्चंस ही कर सकते हैं, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में समझाया है कि किस तरह से आपको प्रोग्रेस करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करनी है, वो फॉलो जरूर करना है। आज की क्लास में हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं आपको लेक्चर्स के अंदर कॉन्सेप्ट और उससे बनते हुए हमारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर हर एक चैप्टर के एंड में मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेशन रखूंगा, जिसमें कुछ पुराने आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो चाहे वो क्वेश्चंस पेपर के हों, चाहे वो हमारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हो, वो आपको कवर अप कराऊंगा। साथ ही कुछ तगड़े पेचीदा क्वेश्चंस भी रहेंगे, मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, असर्शन रीजनिंग भी रहेगी, केस स्टडी भी रहेंगी, एमसीक्यूज भी रहेंगे, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर उनके हिसाब से भी रहेंगे। तो पहले लेक्चर के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि अपना बेस स्ट्रांग हो जाए। ऐसे हम लोग हर एक टॉपिक के लिए करेंगे, हर एक लेक्चर में करेंगे। फिर हर चैप्टर का जो आखिरी लेक्चर होगा वो सिर्फ डेडिकेटेड होगा प्रैक्टिस सेशन के लिए। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की, विच इज नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशंस। आज बेटा फर्स्ट लेक्चर है तो कोई रिकैप नहीं है। 2 टॉपिक हमारे को आज फर्स्ट लेक्चर में कवर अप करने हैं। अब वैसे ब्रॉडली इस पूरे चैप्टर के अंदर ही 2 टॉपिक है, एक मॉड्यूलो अर्थमेटिक का और दूसरा एलिगेशन और मिक्सचर का। मॉड्यूलो अर्थमेटिक में कांग्रेस मॉड्यूलो साथ में आता है और एलिगेशन और मिक्सचर के अंदर ही रिपीटेड डाइल्यूशन का टॉपिक रहता है। तो ब्रॉडली देखा जाए तो ये 2 ही टॉपिक है, मॉड्यूलो अर्थमेटिक और एलिगेशन मिक्सचर। हाँ, मॉड्यूलो अर्थमेटिक के साथ साथ हम लोग इसमें ही, इसी का ही पार्ट है कांग्रेस मॉड्यूलो, वो पढ़ेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम ये वाले टॉपिक कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 2 में हम लोग एलिगेशन मिक्सचर और रिपीटेड डाइल्यूशन का काम खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चा, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक मॉड्यूलो अर्थमेटिक। तो जो मॉड्यूलो अर्थमेटिक है, पहले समझते हैं कि होता क्या है। बहुत ही आसान टॉपिक है और आप बोर्ड में इसके जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है हमारे लिए। मॉड्यूलो अर्थमेटिक, मॉड्यूलो अर्थमेटिक हमारे पास अर्थमेटिक है किसका? रिमाइंडर्स का, है ना। यानी कि यहां पर हम लोग, जैसे हम लोग जब डिवीजन पढ़ते हैं तो हमारा सारा फोकस जो रहता है वो क्वोशिएंट पे रहता है। हालांकि जब हम लोग बचपन में सीखते हैं तो हम लोग क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों पर फोकस करते हैं, बट इन जनरल जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारा जो सारा फोकस रहता है वो क्वोशिएंट पर ज्यादा रहता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इट इज अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर्स। ये क्या है बेटा हमारे पास? इट इज अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर्स। ये रिमाइंडर्स का अर्थमेटिक है ना। यानी कि अब हमारे को जो फोकस करना है सारा किस पे करना है? फोकस करना है हमारे पास रिमाइंडर पर। पहले बेसिक बताऊंगा, फिर यहां पर एक और हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कि अर्थमेटिक ऑफ रैप अराउंड। तो रैप अराउंड का मैकेनिज्म भी आपको समझाऊंगा। पहले अर्थ हम रिमाइंडर की बात करते हैं। अब सर हमें पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो जिसको हम डिवाइड करते हैं एक हमारा होता है डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर, जो डिवाइजर का मल्टीपल होता है उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और फिर अंत में जो बच जाता है हमारे पास दैट इज आवर रिमाइंडर, दैट इज आवर रिमाइंडर। अब यहां पर अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर का मतलब क्या है? कि हमें रिमाइंडर की तरफ ध्यान देना है, यानी हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं 17 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से, 17 को डिवाइड करा मैंने 3 से, तो रिमाइंडर देखते हैं क्या आएगा। तो हमारे को पता है कि सर 3 5 15 आएगा, क्योंकि यहां पर जो नंबर रखना होता है इससे छोटा रखना होता है ना। और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 17 में 7 में से 5 गया 2, तो ये मेरा यहां पर क्या आ गया? रिमाइंडर। तो सर ये तो हमारे को आता है, तो यहां पर ये क्या कर रही है बेटा? बस यही करना है इस टॉपिक के अंदर। बट हाँ, यहां पर अब इसको हम बोलते किसी और तरीके से। तो जब मैं मॉड्यूलर अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं, अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास ए मॉड्यूलो बी,
इस तरह से बोला जाता है इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या है, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं पहले ये समझते हैं। रीड इट एज ए मॉड्यूलो बी, है ना, ए मॉड बी लिखते हैं हम लोग, पर इसको बोलते कैसे हम लोग, ए मॉड्यूलो बी। अब इसका मतलब क्या है, इट मींस ये जो आर है, ये आर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। आर क्या डिनोट कर रहा है, रिमाइंडर। सर कौन सा रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी, व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी। तो यानी कि ए मॉड्यूलो बी का मतलब है कि मैं एक ए को डिवाइड कर रहा हूं किससे, बी से। तो यानी मेरा डिविडेंड क्या है, ए जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, बी क्या है, डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, और आर क्या है, सिर्फ रिमाइंडर। जैसे यहां पर अगर मेरे पास ये चीज है, तो इट मींस कि मैंने यहां पर ये फाइंड आउट करा है कि 17 मॉड 3 इक्वल्स 2। मतलब कि जब मैं 17 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास, 2। तो ये कहलाएगा 17 मॉड्यूलो 3। लिखेंगे हम लोग मॉड 3, पर उसको पढ़ते कैसे हैं, 17 मॉड्यूलो 3। तो यानी कि सर मतलब जब भी हमारे पास ऐसा कुछ आएगा तो हमारे को बस डिवाइड करना है और रिमाइंडर ढूंढना है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 49 मॉड्यूलो 4 क्या आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 49 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, और रिमाइंडर ढूंढना है। चलो जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 12 48, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो यानी ये रिजल्ट आ गया 1, बात ही खत्म। सर इतना आसान, हाँ भाई टॉपिक है, ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन भी आते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यानी कि अर्थमेटिकल रिमाइंडर्स का मतलब है कि मुझे बस डिवाइड करना है और रिमाइंडर ढूंढना है, दैट्स इट, बिल्कुल दैट्स इट। अब यहां पर बेटा एक चीज जो आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। जीरो कब हो सकता है, जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, एग्जैक्टली किसी नंबर से डिविजिबल हो जाए। जैसे 49 है, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करता तो 7 7 49 आता, रिमाइंडर कितना बन जाता, 0। तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा हो गया, जैसे यहां पर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, कभी 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बट रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना है ना। रिमाइंडर अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब आपने यहां पर जो क्वेश्चन लिया है वो गलत लिया है ना। और रिमाइंडर नेगेटिव आएगा कब, जब ये वाली चीज आपकी इससे ज्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली बात, भैया मैं इसका साइन चेंज कर रहा हूं, माइनस करूं, तो ये वाली चीज जो है जब ज्यादा होगी तभी ये हमारे पास रिमाइंडर क्या देगा, नेगेटिव। और ये इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती, ये डिवीजन का रूल है कि मैं जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा वो इस हिसाब से करूंगा कि यहां पर जो नंबर आएगा वो हमेशा इसके बराबर या फिर छोटा आएगा। बराबर हो सकता है ताकि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, वरना हमेशा छोटा रहना चाहिए। और एक और बात कि कभी भी मेरा जो रिमाइंडर है, जो मेरा डिवाइजर है बी, मॉड बी, है ना, ये वाला मॉड्यूलो बोलते हैं इसको, हम लिखते मॉड है बट इसको बोलते मॉड्यूलो है। ये अपना मॉड बी वाला मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। तो भैया मॉड से कंफ्यूज मत हो जाना, ये मॉड्यूलस है, इसका काम वही है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। ये मॉड्यूलो है, मॉड्यूलस नहीं है, ये मॉड्यूलो है। मॉड्यूलो का मतलब होता है डिवाइड करना, है ना, और रिमाइंडर ढूंढना। तो यहां पर जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। तो हम विदाउट साइन यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, विदाउट साइन की बात कर रहे हैं, इसलिए मॉड लगा के चल रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बेसिस पर आप लोग क्वेश्चन सही करके आओगे, वरना गलत कर दोगे। अभी आएगा ऐसा कि आप लोग जो सोच रहे होगे वो आंसर होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। तो ये हमारे पास है अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर्स। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने ये तो बहुत देख लिया, ठीक है, चलो 4 एग्जांपल ले लेता हूं पहले। हम ये 49 और 4 वाला ही ले लेते हैं। जैसे पहला तो हमने करा 49 मॉड्यूलो 4, तो मुझे पता है कि 49 को मैंने डिवाइड करा किससे, 4 से, 4 12 48, रिमाइंडर बच गया मेरे पास 1, तो यानी ये आ गया मेरे पास 1, है ना। अब अभी जनरली जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो अपना डिविडेंड और डिवाइजर दोनों पॉजिटिव होते हैं,
अभी तक हमने जितनी भी डिवीजन करी होंगी उसमें डिविडेंड और डिवाइजर दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। हमने ऐसे करे, कभी यहां पर आपने नेगेटिव नहीं लिखा होगा, कभी यहां पर भी नेगेटिव नहीं लिखा होगा, ये अब तक आया नहीं ऐसे। अब आपको सारी वैरायटी देखनी है। सपोज करो ये ऐसा आता -49 मॉड्यूलो 4। ध्यान समझना है, बहुत आसान, हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। -49 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 4 से। आप बोलते सर वही करते हैं, 12 4 जा 48, साइन चेंज करेंगे तो 9 और 8 17, 4 4 8 और 1 9, ये -97 आ जाएगा। सर बात खत्म। भाई ये गलत है, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो गया, यहां पे दो प्रॉब्लम हुई, रिमाइंडर नेगेटिव हो गया। रिमाइंडर नेगेटिव क्यों हुआ, रिमाइंडर नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला जो नंबर है वो इससे ज्यादा हो गया। -49 छोटा है, -48 बड़ा है, और मैंने क्या बोला कि यहां पर हमेशा इसके बराबर या फिर इससे छोटा रहना चाहिए, तो यानी ये सारा गलत है। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं सर, यहां पर माइनस लगा देते हैं, इसको -12 कर देते हैं, तो ये आता बेटा -48। अगेन ये बड़ा आ गया, तो देखो खुद साइन चेंज होगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। अगेन गलत, तो यानी सर ये भी बात नहीं बनेगी बिल्कुल। तो इसलिए कभी आपका डिविडेंड नेगेटिव हो ना, मैट्रिक्स बता रहा हूं, डिविडेंड नेगेटिव हो, डिविडेंड नेगेटिव हो, डिवाइजर पॉजिटिव, डिविडेंड नेगेटिव हो, डिवाइजर पॉजिटिव हो, तो जो आप नॉर्मली करते हैं, सबसे पहले आप विदाउट साइन सोचिए, अच्छा 12 चौक 48 आना चाहिए, पर अगर डिविडेंड नेगेटिव है, डिवाइजर पॉजिटिव है, तो उससे एक कम कर लो, उससे एक कम कर लो, क्या कर लो, उससे एक कम कर लो नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि -11 पे आ जाओ। तो 4 × -11 -44, ओ सॉरी एक बढ़ा दो, वहां पर -13 कर दो, तो -52 हो गया ये। अब -52 छोटा होता है -49 से, -52 छोटा होता है -49 से, साइन चेंज कर लो, 52 -49 यानी मेरा रिमाइंडर आ गया अब 3। ये याद रखना हमेशा, क्या आप विदाउट साइन सोचो, 4 12 होता है ना, उसमें एक बढ़ा दो, क्या कर दो, एक बढ़ा दो और नेगेटिव साइन लगा दो, वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो, यहां साइड में बताता हूं ये वाला एग्जांपल, कि जैसे अगर हमारे को निकालना आ गया -63 mod 5, -63 mod 5, डिविडेंड नेगेटिव है, डिवाइजर पॉजिटिव है, ये उस केस के लिए बताया आपको। तो मुझे -63 को डिवाइड करना है 5 से। अगर आप माइनस के बिना सोचो तो 12 5 जा 60 आना था, बट आप एक बढ़ा दो, कितना, 13 विद नेगेटिव साइन, तो ये -65 आएगा, साइन चेंज होगा, 65 - 63 रिमाइंडर 2 आ गया, बात कर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि डिविडेंड नेगेटिव है तो क्या करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि सर अगर ऐसा हो गया कि डिविडेंड तो पॉजिटिव है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो तो पॉजिटिव है, पर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव है, मतलब ये ऐसा हो गया कुछ 49 mod -4 है ना, 49 मॉड्यूलो -4। तो अब अपना क्या है कि भैया डिविडेंड पॉजिटिव है बट डिवाइजर नेगेटिव है। सर तो क्या करें, सेम, अगर आप वही 4 12 करते हैं तो कितना आता, -48। अब ये इससे छोटा तो होता है भैया, 49 से छोटा है -48, क्योंकि नेगेटिव है ना, बट अगर आप जैसे ही साइन चेंज करोगे तो भैया ये +97 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, डिवाइजर विदाउट साइन। जब भी इस तरह से देखना है तो डिवाइजर को विदाउट साइन देखना है। मैंने यहां पर क्या लिखवा है कि रिमाइंडर हमेशा इक्वल भी नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता, हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, डिवाइजर की एब्सोल्यूट वैल्यू से। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब विदाउट साइन। तो यहां पर 97 4 से क्या है, बड़ा है, पर ये क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा, तो यानी ये तरीका क्या है अपना, वो गलत है। तो सर यहां पर ये बात नहीं करी, फिर आप बोलोगे सर वही करो जो यहां पर करा, तो -13 करा मैंने, ये कितना आ गया, सॉरी +52, ये कितना आ गया, -4 × -13 कितना आ गया, +52 आ गया। साइन चेंज करूंगा, सर ये तो बड़ा आ गया, यानी कि यहां तो गड़बड़ है। तो यहां पर हमें क्या करना है, समझ में आ गया होगा आपको कि सर यहां पर एक छोटा कर दो, एक कम कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 × -11 कितना हो गया, +44। अब ये इससे छोटा हो गया, साइन चेंज, 9 में से 4 गए हमारे पास। अब देखो यहां पर नई समस्या, 9 में से 4 गए, 5 गए, सर फिर गलत। तो सर अब क्या करें, तो ये आपको ना प्रैक्टिस से ही आएगा,
तो अगर आपके पास डिवाइजर नेगेटिव है तो आपको विदाउट साइन ही सोचना है, बट इस बार नेगेटिव लगा के। यहां पर आपने विदाउट साइन सोचा, 12 आना चाहिए था, उसमें एक बढ़ा दिया आपने, माइनस आ गया। डिवाइजर नेगेटिव है तो वही सोचना है आपने, बट विद नेगेटिव साइन सोचना है। तो ये प्लस 48 हो गया, छोटा है इससे, माइनस करोगे, रिमाइंडर कितना आ गया 1। दैट्स इट। एक और एग्जांपल इसी में ही देखो, अगर ये होता 63 मॉड्यूलो -5, तो क्या करते आप 63 और ये -5। आप सीधा सोचते हैं कि भैया 5 12 60 होता है ना, बट डिवाइजर नेगेटिव है इस बार, तो बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है, 12 ही रखना है, बट नेगेटिव साइन के साथ रखना है। तो ये प्लस 60 आता, माइनस होता, तो रिमाइंडर मेरे पास 3 आता। डिविडेंड नेगेटिव, तो जो क्वोशंट बिना साइन के आना चाहिए था उसमें एक बढ़ा के नेगेटिव साइन के साथ, इसमें जो आना चाहिए वही बट विद नेगेटिव साइन। और फिर इसमें लास्ट वैरायटी क्या आ सकती है हमारे पास कि आपके पास दोनों नेगेटिव है, डिविडेंड भी नेगेटिव है, डिवाइजर भी नेगेटिव है। तो अपना क्या आंसर आएगा कि -49 को डिवाइड करना है -4 से। तो इसको फिर नॉर्मली रख सकते हो आप, है ना, कि अपना क्या बोलते हैं, नॉर्मल रखेंगे, मतलब यही वाला जो उसमें एक बढ़ा के रखने वाला है ना, जब भी डिविडेंड नेगेटिव आएगा तो एक बढ़ा के रखने वाला है। तो ये हो जाएगा अपने पास 13, है ना, बट यहां पर माइनस साइन नहीं आएगा। -4 × 13 -52, -49 से छोटा होता है, साइन चेंज करूंगा प्लस, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो जब भी डिविडेंड नेगेटिव आएगा तो हमारे को जो नॉर्मल क्वोशंट होना चाहिए उसमें एक बढ़ाना है। सिर्फ डिविडेंड नेगेटिव है, डिवाइजर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ, है ना। अब जैसे ये आपको थोड़ी सी, आप वैसे एग्जाम में खुद कर सकते हो इसको, बट अगर आप पहले से तैयार करके जाओगे तो आपका टाइम कम वेस्ट होगा एग्जाम के अंदर सोचने में। अब जैसे दोनों नेगेटिव है तो आपको याद आना चाहिए कि अच्छा -63 है, इसको डिवाइड करना है -5 से, तो भैया डिविडेंड नेगेटिव है तो एक बढ़ाएंगे, हमारे पास 13 आना चाहिए, है ना, बट क्योंकि क्वोशंट भी अपना, सॉरी, डिवाइजर भी नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव नहीं आएगा। डिवाइजर पॉजिटिव होता तो हमारा साइन भी नेगेटिव आता, ठीक है, जैसे हमने यहां पर करा था। तो ये हो जाएगा हमारे पास -65, साइन चेंज हुए, ये आ गया 2। तो इसके ऊपर देखो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर आपको बोर्ड वाला क्वेश्चन निकालता हूं। जैसे -70 mod 4 है, तो अब मुझे -70 को डिवाइड करना है 4 से। अब देखो आपको याद है तो कितनी जल्दी कर लोगे, डिविडेंड नेगेटिव है तो सर एक बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन को, जो नॉर्मल आता है 4 इंटू में क्या करेगी 70 के लिए, तो हमारे पास 17 4 होता है 68, है ना, तो 16 आना चाहिए, बट एक बढ़ाएंगे सर, और क्योंकि डिवाइजर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ बढ़ाएंगे, तो 70 तो -18 करेंगे, तो 18 चौक होता है 72, 18 चौक कितना हो गया 72, साइन चेंज करा, 72 -70 कितना आ गया 2, सो देयरफॉर -70 मॉड्यूलो 4 किसके इक्वल आ गया 2 के। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, दैट्स इट। अब देखो बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2025 का, है ना, तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये सारी रिकॉर्डिंग्स फ्रेश है, कि अगर 2025 का क्वेश्चन पेपर आपने डाला हुआ है तो सर ये तो अभी की रिकॉर्डिंग है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर रिकॉर्डेड बैच है, पुराना दे दिया होगा। आ जाए भाई, तुम्हारे लिए फ्रेश रिकॉर्ड करा है ना। -41 mod 9, बताओ 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 भाई, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। दे दो होमवर्क, कि आपको बताया मैंने बहुत सारे होमवर्क दूंगा आपको, तभी बात बनेगी, अपने इंटरेक्शन का जरिया ही होमवर्क होगा। तो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन 1 है ना। मैं सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था इंट्रोडक्शन वाले में कि आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, और जो भी आपका आंसर आएगा, जो वीडियो के नीचे कमेंट होता है उस पर आपने डाल देना सर होमवर्क क्वेश्चन 1 आंसर दे, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि आपने क्वेश्चन कर लिया है, आपका आंसर आ चुका है ना। मैं उस पर लाइक कर दूंगा, मतलब आपका आंसर सही है। अब यह रिकॉर्डेड बैच है तो हमारा आपस में कम्युनिकेशन का यही तरीका है, ठीक है। तो ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन। फिर हमने बोला कि अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर्स हमारे पास क्या है, रैप अराउंड भी हो सकता है। मैंने कहा ना एक वर्ड यूज करूंगा मैं, रैप अराउंड। कलर चेंज कर देता हूं, यहां पे ऑलरेडी ग्रीन है, और रैप अराउंड, अर्थमेटिक ऑफ रैप अराउंड। सर ये रैप अराउंड का मतलब क्या हुआ? देखो जब हम किसी को डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे मैंने सपोज करो यहां पर 17 को डिवाइड करा है 3 से, यानी कि मैंने 17 मॉड्यूलो 3 निकाला है, तो मुझे पता है कि रिमाइंडर 2 आया है। अब किसी को भी जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम रैप कर रहे हैं।
मतलब मैंने 3 को रैप करा कितनी बारी, 5 बारी। पहले 3 था, फिर 3 आया, सेकंड रैप हो गया। पहले फर्स्ट 3 थे, फर्स्ट 3 का ग्रुप था, फिर नेक्स्ट 3 का ग्रुप, तो रैपिंग हो रही है 3 3 के ग्रुप पे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, तो 15 मिला, है ना। अब पूरा रैप नहीं हो पाया क्योंकि रिमाइंडर बच गया। तो हमारे पास जो डिवीजन है वो अर्थमेटिक ऑफ रैप अराउंड भी है एक तरह से। जैसे सपोज करो, इसकी हमारे को जरूरत कहां पड़ती है असली, सपोज करो मैं आपको बोलूं कि अगर, अब जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है इसका टाइम। हमें पता है कि जो क्लॉक की बात करूं अगर मैं पहले, है ना, जो वॉल क्लॉक होती है अपनी पास, जो 12 घंटे वाली क्लॉक होती है, डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहा, हमारी वॉल क्लॉक में या फिर जो हमारी वो रिस्ट वॉच होगी, है ना, डिजिटल वाली नहीं, एनालॉग वाली, है ना, इसमें जो भी टाइम आएगा हर 12 घंटे बाद सेम आएगा। मतलब जैसे अभी मैं देखूं तो यहां पर अभी 12:05 हुए मेरी घड़ी में, तो मुझे पता है कि 12 घंटे बाद एग्जैक्टली 12:05 होंगे। उसके 12 घंटे बाद 12:05, उसके 12 घंटे बाद 12:05। तो दैट मीन्स कि हमारे पास हर 12 घंटे बाद जो टाइम है वो रिपीट हो रहा है इसके अंदर। और अगर मैं एएम पीएम की बात करूं कि जैसे अभी 12 बजकर जो हमारे पास 5 मिनट है वो दोपहर वाले यानी पीएम वाले, तो अगले 24 घंटे बाद फिर 12:05 दोपहर वाले होंगे, फिर अगले 24 घंटे बाद दोपहर वाले होंगे, है ना। तो यानी कि हर 24 घंटे बाद क्या होगा, टाइम रिपीट करता है एएम पीएम की फॉर्म में। ऐसे आप बोल सकते हो कि सर जो डेज हैं वो हर वीक के बाद क्या होते हैं, रिपीटेशन चलती है, रैप अराउंड होते हैं, 7-7-7 का जो रैप अराउंड है वो चलता है। कि अगर जैसे आज मेरे पास फ्राइडे है तो अगले 7 दिन बाद फिर फ्राइडे होगा, उसके अगले 7 दिन बाद फिर फ्राइडे होगा, उसके अगले 7 दिन बाद फिर फ्राइडे होगा। हर 7 डेज में डेज क्या हो रहे हैं, रैप अराउंड हो रहे हैं। तो यहां पर रैप अराउंड का मतलब ये है। और मान लो जैसे अपन ने क्लास 11th में ऑड डेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो रैप अराउंड से ही तो आया था। कि सपोज करो कि अगर मेरे पास क्या बोलते हैं कि 51 डेज हैं, तो 51 डेज में हमारे पास कितने ऑड डेज आएंगे। तो हम क्या करते थे कि सर हमने 51 को डिवाइड कर दिया था किससे, 7 से, कि हर वीक में 7 दिन होते थे, तो हमने 7 से डिवाइड करा, 7 7 49, रिमाइंडर बच गया मेरे पास 2। तो यानी कि 2 ऑड डेज होंगे हमारे पास। इनको ऑड डेज क्यों बोला गया, क्योंकि ये रैप अराउंड नहीं हुए। 7 जब 7 टाइम्स रैप अराउंड हुआ तो 49 आ गया, बट अभी भी 2 दिन बच गए जो इस रैप अराउंड में कंप्लीट नहीं हो पाए, और उन्हीं को अपन ने क्या बोला कि वो ऑड डेज है। तो यहां पर भी हमने एक तरह से मॉड्यूलर अरिथमेटिक ही तो यूज करा है, बट उसका मैं हमारे को नाम नहीं पता। तो यहां पर ना ऐसे टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि अभी मेरे पास 12:05 PM हुए हैं, तो बताइए कि आफ्टर 50 आवर्स क्या टाइम होगा, आफ्टर 50 आवर्स क्या टाइम होगा। आप बोलोगे सर अभी 12:05 हुए हैं, तो यानी कि प्लस 24 घंटे बाद, है ना, ये पीएम की फॉर्म में है, तो फिर 12:05 होंगे। सर फिर अगले 24 घंटे बाद फिर 12:05 होंगे। हमें 50 घंटे का बताना था कि 50 घंटे बाद कितना टाइम हो गया। 24 और 24 48 आवर्स हो चुके हैं, बच गए कितने अब, 2 घंटे और, कि मुझे 50 घंटे बाद बताने, 2 घंटे बच गए मेरे पास। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, +2 आवर्स करा, तो यानी 2:05 PM मेरा टाइम आ गया। अब ये तो 50 था तो मैंने 24-24 आराम से कर लिया। ये अगर 150 होता तो 24-24 करता रहता, नहीं। हमें पता है कि जो टाइम है वो रैप अराउंड हो रहा है हर 24 घंटे बाद, तो मैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक का इस्तेमाल करता। मान लो अगर आफ्टर 150 आवर्स पूछता तो मैं 150 को डिवाइड करता 24 से, है ना, 24 6 144 होता है, तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरे पास 6। तो मुझे पता है कि अगर अभी 12:05 PM हुए हैं, तो जब मैं बात करूंगा +150 आवर की, कि 150 घंटे बाद कितना टाइम होगा, तो भैया मुझे पता है कि सिर्फ मुझे 6 घंटे देखने हैं। क्योंकि अगर अभी 12:05 हुए तो 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे 6 बार करूंगा तो वापस 12:05 आ जाएंगे, यानी 144 घंटे तक कितना ही टाइम हुआ। तो बाकी का 6 घंटे डिसाइडेड फैक्टर रह गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हाँ भैया कि +6 आवर्स बाद, तो इसके में से +6 कर दूंगा, तो यानी 6:05 PM हो जाएंगे। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास, है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है।
कह रहा व्हाट विल इट बी आफ्टर 1275 आवर्स। तो भैया यहां पे हम 24-24 थोड़ा ना करेंगे, हमें तो डिवीजन का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर अभी 9 बजे हैं शाम के, तो आपको 1275 आर बार बताना है कितना टाइम होगा। चलो जी रैप अराउंड करते हैं 1275 को। बढ़िया, आपको ये समझ में आना चाहिए कि रैप अराउंड किससे करना। तो हर 24 घंटे बाद, क्योंकि एम पी की फॉर्म में, तो आप 24 घंटे ही रखो। कितना आ जाएगा? 24 पंजे 120, ये 7 बचा, ये 75, 24 3 72, रिमाइंडर बच गया मेरे पास 3। तो यानी कि यहां पर मैं इसको ऐसे सकता हूं और प्लस 3 आवर्स। तो अगर 9 रात के बजे 3 घंटे बाद 12 बजेंगे, बट कब के? सुबह के 12 बजेंगे। कब के? सुबह के। सुबह के 12 बजेंगे। तो 12 AM आंसर आएगा। ठीक है, PM मत कर देना, रात के 9 बजे हैं तो 3 घंटे बाद 12 बजेंगे, बट वो रात वाले 12 बजे होंगे, यानी कि AM वाले। हाँ, ये ध्यान रखना है। तो ये बेटा मेरा मॉड्यूलो अर्थमेटिक का था, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आता है हमारे पास कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है। इसको ध्यान से समझो कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या कहता है कि ध्यान समझना कि इफ ए बी एन, जो ए बी एन है हमारे पास क्या है? ए बी एन हमारे पास क्या है? इंटीजर्स है, सच दैट जो n है वो ग्रेटर देन 1 है। तो a ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है यहां पर, बट इसको हम लोग यहां पर कुछ और नाम देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसको हम रीड इट एज, इसको पढ़ेंगे कैसे? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। b मॉड्यूलो n। a इसको पढ़ेंगे कैसे? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। बट इसका मतलब क्या है? इट मींस, इसका मतलब है इट मींस a and b will give same remainder. a and b will give same remainder कब? when a is divided by b, when a is divided by b, a and b will give same remainder when a is divided by b। इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं बोल रहा हूं 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके साथ ले? पहले तो 3 के साथ ही लेके चलते हैं। 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड्यूलो 3। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर 17 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 2। और अगर मैं 11 को भी डिवाइड कर रहा हूं 3 से ही, तब भी रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यानी कि 17 और 11 मुझे सेम रिमाइंडर दे रहे हैं। कब? जब मैं उनको डिवाइड कर रहा हूं किसके साथ? 3 के साथ। तो यानी कि मेरे पास 17 क्या है? कॉन्ग्रुएंट है किसके? 11 के। 17 क्या है मेरे पास? कॉन्ग्रुएंट है किसके? 11 के। एक तो इसका ये मतलब हो गया। अब इसका जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जो a माइनस बी होगा, मतलब a और b का जो डिफरेंस होगा, इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, है ना। इसको बोलते कैसे कि a माइनस बी विल बी, या फिर इसको ऐसे लिखना चाहिए, विल ऑलवेज बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, will always be integral multiple of n। मतलब कि जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हमेशा 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, है ना। यहां पर k क्या डिनोट कर रहा है? कोई भी एक इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आप खुद देख लो, जैसे 17 माइनस 11 है तो वो कितना आएगा? 6। आप इसको डिवाइड कर लो 3 से, एग्जैक्टली डिवाइड होगा, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 17 माइनस 11 जो है वो 6 है, इट इज 3 इंटू में 2, तो 3 इंटू समथिंग आएगा,
n इंटू के आना है, के मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे यहाँ पर के हमारे पास 2 है। तो जब भी अगर दो मेरे पास नंबर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा जिसके साथ उनका डिवीजन हो रहा है उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इतनी बात दिमाग में रखें, अगर हो रहे हैं तो दैट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट है, वरना नहीं। अब जैसे क्वेश्चन अगर आ जाए, मान लो सपोज करो ये चेक करना है कि क्या 19 और 33 अपने पास कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो 5 के साथ, ये चेक करते हैं। तो उसके चेक करने के दो तरीके हैं, है ना। हमने मान लिया कि लेट 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू 33 मॉड्यूलो 5, हम मान के चल लेते हैं, ठीक है जी। सो इसका मतलब जो 19 माइनस 33 है वो कितना आएगा, 19 13 में से 9 गए 4 और 2 में से 1, तो ये -14 आएगा। अब क्या -14 5 से डिवाइड होता है भाई? -14 क्या 5 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो मैं इसको नहीं लिख सकता कि इट इज नॉट इक्वल टू 5k। ये 5k किसी भी टेबल में आता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि 19 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, या फिर इसको सीधा ऐसे लिख दो कि देयरफॉर 19 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 23 मॉड्यूलो 5। भाई अगर उनका जो डिफरेंस है वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगला पार्ट चेक कर लो। तो यहां पर हमने लेट कर लिया कि लेट 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 11। तो इसका मतलब कि जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 22। हाँ सर ये तो 11 से डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली, 11 2 होता है ना। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा कि 11 इंटू 2 करके दिखा दूंगा। सो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 11, दैट्स इट। ये कॉन्ग्रुएंट है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं था। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अब इसी के ऊपर कुछ हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि 57 अगर कॉन्ग्रुएंट है x मॉड्यूलो 4 के तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि हमारे को क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 57 है वो कॉन्ग्रुएंट है x मॉड्यूलो 4 के। 57 जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, x मॉड्यूलो 4 के। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 57 माइनस x आएगा वो 4k की फॉर्म में आएगा। मतलब ये जो भी होगा 57 माइनस x वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी कि 4 इंटू समथिंग होगा। तो इसलिए मैंने उसको 4 इंटू समथिंग यानी 4 इंटू के लिख दिया। अब यहां से मैंने एक इक्वेशन बना ली कि x बराबर आ जाएगा 57 माइनस में 4k के। तो अब मैं k की अलग अलग, k क्या इंटीजर है, तो मैं k की अलग अलग वैल्यूज पुट करके x की अलग अलग वैल्यू निकाल सकता हूं। जैसे है ना, अगर क्वेश्चन में होता कि सिर्फ कि फाइंड x, तो x क्या क्या हो सकता था। तो अगर मैं k को 0 रखता तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, 57 माइनस 0 यानी कि 57 आ सकती थी x की वैल्यू। मैं k की वैल्यू 1 रखता तो x की वैल्यू 57 माइनस में 4 यानी कितने हो जाती, 53 हो जाती। मैं k की जगह पर 2 रखता तो x की वैल्यू 57 माइनस 8 कितनी हो जाती है, 49, एंड सो ऑन चलता रहता। और इसी तरह से अगर मैं k की वैल्यू -1 रखता, नेगेटिव भी रखता, क्योंकि भैया k क्या इंटीजर है तो वो 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो x की वैल्यू कितनी आती, 57 माइनस ऑफ -1 आता, सॉरी माइनस ऑफ -4 आता। तो 57 प्लस 4 61। फिर k की वैल्यू -2 रखता तो x की वैल्यू 57 माइनस ऑफ -8 आता, तो यानी कि ये 65 आता, एंड सो ऑन चलता रहता हमारे पास। तो जब हमारे पास अगर क्वेश्चन होता है कि सिर्फ फाइंड करना है x, तो अपन इसके लिए क्या करते हैं कि x जो है वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, कि बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। तो उसको हम रोस्टर फॉर्म और सेट में लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ। बीच में क्या रखा मैंने, 57 को लिखने का, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं। बीच में रखा 57। अब यहां पर क्या करो, यहां पर क्या करो, जो जैसे 4 की है मॉड्यूल हमारे पास 4 के साथ है, ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट, छोटी ट्रिक। 4 के साथ है ना, तो राइट इधर 4 बढ़ाते जाओ, इधर 4 कम करते जाओ। 4 बढ़ाऊंगा 61, 4 बढ़ाऊंगा 65, ये आ रही है ना वैल्यूज। वो बात अलग है वो -1 -2 पुट करने पर आ रही है, उससे फर्क नहीं पड़ा। वैल्यूज से मतलब है हमारे को कि x की वैल्यूज क्या आ रही है,
के की क्या वैल्यू रखने पर आ रही है, इससे नहीं अपने को फर्क पड़ रहा। अभी हम तो देख रहे हैं क्या क्या अलग अलग वैल्यू आ सकती है। और इस तरफ छोटा माइनस करते जाओ जो आपका मॉड्यूलो है 4 के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 53, ये कितना हो गया 49, अगला कितना हो जाएगा 4 माइनस कर देंगे तो 45 एंड सो ऑन चलता जाएगा, काम खत्म। अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड एक्स, बट हमसे पूछा है कि लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ऐसे वैल्यू कम होती जाएगी तो नेगेटिव में भी पहुंचेगी, ये तो आगे इनफाइनाइट चलता रहेगा, बट अगर कम होती जाएगी तो नेगेटिव पर भी आएगी। तो हमारे को बताने कि आखिरी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव का मतलब जो हमारे पास सबसे, अगर पॉजिटिव की इधर से स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहली पॉजिटिव कौन सी होगी, और अगर मैं ऐसे घटते क्रम में देखूंगा तो भी आखिरी पॉजिटिव वाली कौन सी होगी, है ना भैया, कि मतलब नेगेटिव होने से पहले जो नंबर आ रहा है एक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या होगी। तो उसके लिए एक तो तरीका है कि आप के की वैल्यू इस तरह से लगा चलते रहो। दूसरा तरीका देखो आप रफ में यूज कर सकते हो कि हमें पता है कि भाई ये वाली जो चीज है ये पॉजिटिव आनी चाहिए, तो यानी कि ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो यानी कि जो हमारे पास -4 के है वो ग्रेटर देन -57 आना चाहिए। तो यानी कि जो 4 के है वो लेस देन 57 आना चाहिए, के लेस देन 57/4 होना चाहिए। 57/4 कितना हो गया, 57/4 कितना हो गया अपने पास, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो 14 के बाद में कोई भी अगर 14 से कम में कोई भी वैल्यू रखता हूं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैंने यहां पर क्या करा, फॉर k = 14, है ना, कि वो डेसिमल में आएगा, हमारे को तो k इंटीजर रखना है, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब k लेस देन 14 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, मतलब 14 अपना सबसे पहला वाला आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा 57 माइनस में 4 इंटू में 14, 56, x आ गया 1। तो सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी मेरे पास 1। हाँ, तो यानी मेरे पास 1, 5, फिर 9, फिर कितना 13, फिर 17, फिर हमारे पास 21, फिर हमारे पास 25, फिर हमारे पास 29, फिर हमारे पास कितना 33, फिर 37, फिर हमारे पास कितना 41, फिर 45, फिर 49, ऐसे चलता जाएगा। तो सबसे पहली पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आएगी हमारे पास 1, ठीक है, और कब आएगी जब k 14। क्लियर, चलिए अब देखो इसी तरह से क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2022 का आया हुआ है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आज के लिए। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन 2, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे कांग्रेस मॉड्यूलों के अंदर वो क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेस मॉड्यूल। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज में प्रॉपर्टीज आएंगी। सबसे पहले आएगी मेरे पास प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। चलो देखो भैया कांग्रेस मॉड्यूलों में प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसमें ना हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास a + b मॉड्यूलो n है, मतलब 2 नंबर से a और b, उनको ऐड करना है और फिर उनको डिवाइड करना है n के साथ, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा इट विल बी सेम एज a मॉड्यूलो n प्लस रिमाइंडर ऑफ b मॉड्यूलो n। मतलब 2 अगर मेरे पास नंबर है, 2 अगर मेरे पास नंबर है तो मैं उनको ऐड करके मॉड्यूलो निकालूं या अलग अलग करके ऐड कर दूं रिमाइंडर निकाल के, अपना रिजल्ट सेम आएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और यहां पर एक चीज और सिखाने को मिलेगी आपको। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आ जाएगा 17 प्लस में +9, 17 प्लस में 21 मॉड्यूलो 5, ये आ गया 17 + 21 मॉड्यूलो 5। तो अगर मैं सिर्फ इसको देखूंगा मैं तो यार आराम से ऐड कर सकता हूं। कितना हो गया 7 और 1 8, है ना, 7 और 1 8 और 2 और 1 3, तो 38 मॉड्यूलो 5 हो गया ये। और जब मैं 38 को डिवाइड करूंगा 5 से तो 5 7 35, यानी रिमाइंडर आएगा मेरे पास 3। चलो जी चेक करते हैं कि अगर मैं अलग अलग करता इनको और फिर रिमाइंडर्स ऐड कर देता तो भी क्या हमारे पास 3 आता टोटल, चेक हो जाएगा। तो पहले मैंने निकाला 17 मॉड्यूलो 5,
फिर मैंने निकाला क्या, प्लस करना उसमें 21 मॉड्यूलो 5। अब ये चाहे तो बेटा रफ में करना डिवीजन वाला काम है ना। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे कि मैं 17 को डिवाइड करूंगा 5 से तो वो किसके बराबर आएगा सर, रिमाइंडर कितना आएगा सर 2 आएगा। 21 को डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, तो कितना आ गया से। बट यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सपोज करो कि अगर कभी इस तरह से आ जाए, मैं जैसे ये ऐसे एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता 19 प्लस में 22 मॉड्यूलो 5, मैं ऐसे लेता 19 प्लस में 22 मॉड्यूलो 5। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली देखूं तो यह आ जाएगा 9 और 2 11, 2 और 3 और 1 4, 41 मॉड्यूलो 5 आ गया। तो यानी रिमाइंडर आ गया मेरे पास 1 है ना। 41 को डिवाइड करूंगा 5 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। बट जब मैं इसको अलग अलग करूंगा, बड़े ध्यान समझने वाली चीज है बेटा यहां पर, तो ये होता 19 मॉड्यूलो 5 और ये होता 22 मॉड्यूलो 5। 19 को जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर 4। जब 22 को डिवाइड करूंगा 5 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 6। पर भैया रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकता, तो यानी तो ये गलत हो गया, यानी तो ये गलत हो गया। तो इसलिए जब आप अलग अलग कभी कर रहे हो, जब कभी आप अलग अलग कर रहे हो, आपका जो रिमाइंडर है ना, जैसे कि मैं डायरेक्ट में करके अलग अलग कर रहा हूं और जो मेरा रिमाइंडर है वो डिवाइजर से ज्यादा आ रहा है या डिवाइजर के बराबर आ रहा है, इन्हें नोट कर लो कहीं पर। अगर अलग अलग मैं कर रहा हूं और फिर रिमाइंडर सारे ऐड कर रहा हूं और ऐड करने पर जो मेरा टोटल आ रहा है वो डिवाइजर के बराबर या उससे ज्यादा आ गया, तो मतलब मुझे उसको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी यहां पर ये 4 + 2 तो हो गया, यानी कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको फिर से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज रिमाइंडर कैन नॉट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिवाइजर। आर लेस देन मॉड बी बताया है, हमेशा छोटा होना चाहिए डिवाइजर से, बराबर भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ऐसा टोटल बराबर आ गया या ज्यादा आ गया डिवाइजर से तो दोबारा से डिवाइड लगेगा भाई। तो यानी ये बनता है मेरे पास 6 मॉड्यूलो 5 है ना, और 6 को जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है। इसमें ना इक्विवेलेंट का सिंबल लगा लिया करो, रिमाइंडर के लिए हम लोग इक्विवेलेंट जल्दी यूज करते हैं ना, यहां पर भी आप इसको इक्विवेलेंट का सिंबल यूज करो, इक्वल टू को मत करना, ठीक है। या यहां तो चलो रिमाइंडर निकाले तो इसमें तो चलेगा, बट वैसे जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो अलग अलग तो आप ये इक्विवेलेंट वाला सिंबल यूज करना। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं अलग पेज पे करवाता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अभी एडिशन में ही चल रहा है ना, अभी एडिशन में ही चल रहा है। फिर सेम हम लोग सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन में भी देखेंगे। क्या कहता है कि अगर हमारे पास सपोज करो ए जो है वो कॉन्ग्रेंट है बी मॉड्यूलो एन की, ये हमारे को दे रखा है, इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूलो एन, देन क्या होगा अगर मैं कोई कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट है ना, कोई इंटीजर, कांस्टेंट यहां पर इंटीजर होना चाहिए, दोनों तरफ ऐड कर रहा हूं, तब भी बेटा वो उसी मॉड्यूलो के साथ सेम कॉन्ग्रेंट होंगे। ये कहती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पर हम ले लेते हैं कि 17 जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, हमने एग्जांपल लिया था ना 11, हाँ मॉड 3 वाला, वही वाला लेता हूं। 17 कॉन्ग्रेंट है 11 मॉड्यूलो 3 के, कि 17 - 11 करूंगा 6 आएगा, वो 3 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली, तो भैया अपना कॉन्ग्रेंट है। अब सपोज करो मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया है 5, कुछ भी ऐड कर सकते हो आप, तो क्या अब ये कॉन्ग्रेंट आएगा, चेक करते हैं। तो 17 + 5 हो गया 22, 11 + 5 हो गया 16, तो 16 मॉड 3 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा सर 6, अगेन 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो इसका मतलब यस सर ये भी कॉन्ग्रेंट है, सर ये भी कॉन्ग्रेंट है, तो यानी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। फिर आप बोलोगे कि सर इसमें अगर नेगेटिव कुछ ऐड कर दें, तो ये लो बेटा, जैसे 17 मैंने कर दिया -7 और इधर 11 - 7 मॉड्यूलो 3, चलो चेक करते हैं। 17 में से 7 गए 10, 11 में से 7 गए 4, 10 में से 4 गए 6, 3 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली, तो यानी कि ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, हमेशा आएंगे। ये कहती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है,
थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास ए कॉन्ग्रेंट है बी मॉड्यूलो एन के एंड सी कॉन्ग्रेंट है डी मॉड्यूलो एन के, मतलब दो अलग अलग पेयर है कॉन्ग्रेंट के बट सेम मॉड्यूलो के साथ, मतलब सेम डिवाइजर के साथ, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देन ए प्लस सी जो होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे बी प्लस डी मॉड्यूलो एन के साथ। ये कहती है ये प्रॉपर्टी, है ना। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ये ले लेता हूं कि 17 जो है वो कॉन्ग्रेंट है 11 मॉड्यूलो 3 के साथ। अब मुझे मॉड्यूलो 3 में ही कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं जो इनसे अलग भी हो और होते बट सेम भी हो सकता, सेम तो नहीं होंगे, कोई एक सेम हो सकता है बट नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि अलग रखूं आपको समझाने के लिए। तो जैसे मैंने ले लिया कि 28 इज कॉन्ग्रेंट टू 43, कितना हो जाएगा 13 में 60 15 आएगा ना। हाँ, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, इसका डिफरेंस 6 है, 3 से डिवाइडेड है, इसका डिफरेंस -15 है ना। डिफरेंस देखना है, अब उसको चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो बस डिवाइड करके देखना है ना। अगर आप -15 को डिवाइड करोगे 3 से तो भी वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, आप +15 को करोगे तो भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैं यहां पर a प्लस सी करा मैंने, फिर मैंने b प्लस में d करा। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 के साथ कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 8 7 15 और 2 और 1 3 और 1 4 45। ये कितना आ जाएगा 3 और 1 4 4 और 1 5। अब क्या 45 और 54 मॉड्यूलो 3 के साथ कॉन्ग्रेंट है, तो भैया माइनस करा कितना आ गया 9, है ना। -9 है, 3 से डिविजिबल है, हाँ सर, तो यानी कॉन्ग्रेंट है, यानी मेरी प्रॉपर्टी ये जो है वो वेरीफाई है। तो ये 3 प्रॉपर्टी मेरी किसकी होगी एडिशन की। अब यही सेम 3 प्रॉपर्टी मेरी किसकी चलेंगी मल्टीप्लीकेशन की। तो मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूं, मेरे को लिखने का मेरा टाइम बच जाएगा। जैसे ये मैंने एडिशन वाला कॉपी करा है, यहां पर बस मुझे क्या करना है, जहां जहां पर प्लस है वहां पर मुझे बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। जहां जहां प्लस है वहां मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गई मेरे पास किसकी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सेम एग्जांपल भी मेरे यूज हो जाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बस जहां जहां पर मेरे पास क्या है ये क्या हुआ, ओ शिट, ये क्या हुआ, अरे यार ऐसे कैसे, क्या चक्कर है भाई, ये क्या हो गया भाई, अरे भाई इसको अंडू कैसे करें, अरे भाई यार बताओ, टाइम बचाने के लिए अपन ने किया था। पहले मैं सारे हटा दूं। अरे यार जब टाइम बचाने की कोशिश करो तो टाइम ज्यादा ही लग जाता है ना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज अ लर्निंग। तो a इंटू बी मॉड्यूलो एन है, वो a मॉड्यूलो एन इंटू में b मॉड्यूलो एन है। सेम ये मल्टीप्लीकेशन में भी रहेगा कि दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलो निकालो या अलग अलग मॉड्यूलो निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट सेम आएगा। आप खुद यहां पे देख सकते हो, जैसे 17 जो है इंटू में 21 मॉड्यूलो 5 करना है। अब 17 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 21 से, पहले तो ये काम करो, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो 7 4 और 1 5 2 और 1 3, तो 357 मॉड 5 आएगा। आप 357 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा। तो देखते हैं यहां पर क्या बनेगा,
यहां पर मल्टीप्लाई होगा, 17 को 5 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, 21 को करूंगा तो 1 आएगा, इनका मल्टीप्लाई कितना है 2, 5 से छोटा ही है तो अलग से दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बट हाँ अगर ऐसा वाला होता तो 19 इंटू 22 होता, 19 अगर इंटू 22 होता तो ये कितना आता हमारे पास, तो उन 22 को अपन ने 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 और ये 22, 8 9 और 2 11, 418 है, तो रिमाइंडर अपने पास 3 आता, रिमाइंडर अपने पास 3 आता। अब यहां पर देखते हैं मल्टीप्लाई लगा के, 22 है ना, 19 को डिवाइड करा 4, 22 को डिवाइड करा ये होता 8, तो 8 मॉड्यूलो 5 कितना आता 3, सेम आ गया, प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, ठीक है सेम। अब वैसी जैसे ये दो प्रॉपर्टी थी हमारी, सेम ये मल्टीप्लीकेशन में भी चलेगी, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब ध्यान रखेंगे टाइम बचाना है। अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉड्यूलो एन के, तो अगर मैं कोई एक नंबर है ना, जैसे ए प्लस के सॉरी ए इंटू के करूंगा तो वो भी मेरे पास कॉन्ग्रुएंट रहेगा बी इंटू के। यहां पर बस ध्यान रखना कि के शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड के बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। वहां पर भी अपन लिख देते हैं कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं किसी कांस्टेंट को, वो कोई इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं, फिर तो डिवीजन का रूल ही खराब हो जाएगा ना। सेम सेम यहां पर भी चलेगा, मल्टीप्लाई में भी चलेगा। तो जैसे अगर मैंने दोनों तरफ 5 क्या है अगर मल्टीप्लाई करा दिया, मैंने 5 जो है दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करा दिया, 17 इंटू 5 11 इंटू 5, 17 पंजे कितना हो गया 85, 11 पंजे 55, दोनों को माइनस करो कितना आया 30, 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है यस। और सेम अगर आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 17 इंटू मैंने -2 करा, इधर 11 इंटू में मैंने -2 करा, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह आ जाएगा -34, यह आ जाएगा -22, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस का मतलब माइनस कर दो, तो -34 माइनस ऑफ -22, तो -34 प्लस 22, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 1, तो -12 आ गया, तो -12 3 से डिविजिबल है हाँ, तो यानी ये कॉन्ग्रुएंट रहा। सेम यहां पर आ जाओ कि दो अगर अलग अलग मेरे पास पेयर कॉन्ग्रुएंट है सेम मॉड्यूलो एन के साथ, तो इनमें अगर मैं दोनों के पहले वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दूं और बाद वाले भी कर दूं, तो भी वो क्या रहेंगे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। करके देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे नंबर थोड़े से अपने बड़े वाले हैं, तो यानी कि 17 इंटू 28 जो है वो कॉन्ग्रुएंट आएगा 11 इंटू 43। टाइम सेविंग के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, तो 17 इंटू में 28 ये हो गया 476 और 11 इंटू 43 ये हो गया 473। दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया सर 3 का, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 3 से, यस सर, खत्म बात, ठीक है। तो ये पहले एडिशन और हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लीकेशन की। पहले इसके एक आध क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, फिर हम लोग जो मेन हमारे प्रॉपर्टी है, जो मेन टॉपिक इस पूरे आज की क्लास का रहने वाला है वो है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। वो खतरनाक क्वेश्चन लेकर आती है, जो सारा टाइम जाएगा अब उसी में ही जाएगा। करके फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5। अब देखो अगर मुझे ये मल्टीप्लाई करना होता और फिर 5 से डिवाइड करना होता तो मेरी हालत खराब हो जाती। तो यहां पर मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, कैसे ध्यान समझना कि मुझे फाइंड आउट करना है 987 इंटू 876 इंटू 765 इंटू में 543 मॉड्यूलो 5। ठीक है, अगर ये सब्जेक्टिव आता तो अपन थोड़ा सा लिख के दिखाएंगे, अगर ये एमसीक्यू होता तो भी अपन ओरली कर देते, कैसे इसको 5 से डिवाइड करा, इसको 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर देखते गए, इसका रिमाइंडर 2, क्योंकि अगर 5 से डिवाइड करना है तो आखिरी डिजिट या तो 5 होगी या तो 0 होगी, और उसी के हिसाब से अपन रिमाइंडर ढूंढ लेंगे। जैसे इधर 7 है तो 5 से 2 का गैप है तो रिमाइंडर 2, इधर 6 है तो रिमाइंडर 1, इधर 5 है तो यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है 0, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें पता कि भाई आंसर 0 आएगा। बट इधर जैसे 3 है तो 5 से छोटा है तो रिमाइंडर 3 ही रहेगा, बात खत्म। तो ओरली हो जाता, बट हाँ सब्जेक्टिव में इस तरह से करके दिखाएंगे। यह आता 987 मॉड्यूलो 5
इंटू में 876, इसको ऐसे लिखो 987 मॉड्यूलो n5। आप वैसे किसी पे भी ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बस ये रिप्रेजेंटेशन एक सिंक्रोनाइज हो जाती है। इंटू में 765 मॉड्यूलो 5 और इंटू में 543 मॉड्यूलो 5। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा सर? 2 आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, उसका रिमाइंडर 3 आएगा। इसको क्यों मॉड्यूलो 5 लिखेंगे कि भैया अगर ज्यादा आ गया बराबर आ गया तो दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा, बट यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 0 मॉड्यूलो 5 आ गया तो यानी कि 0 ही आ गया कि बस भाई जब 5 को डिवाइड करूंगा 0 को डिवाइड कराऊंगा 5 से तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। दैट्स इट, खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन। पर अगर मुझे मल्टीप्लाई करके करना पड़ता तो कितनी दिक्कत आती, तो प्रॉपर्टी हेल्प कर गई हमारी। अब जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा, बिल्कुल छोटू सा इक्विवेलेंस क्लास का, तो 2 मिनट का ही टॉपिक है सिर्फ। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी ऑफ, जैसे ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन सेकंड नंबर हो गया था, ये थर्ड नंबर है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत ही सिंपल है, ये भी ध्यान से समझना। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए कॉन्ग्रेंट है बी मॉड्यूलो एन के, अगर ए कॉन्ग्रेंट है बी मॉड्यूलो एन के, तो इसका मतलब ए की पावर के भी कॉन्ग्रेंट होगी बी की पावर के मॉड्यूलो एन के। यहां पर बस ये याद रखना है कि जो k है वो एक नेचुरल नंबर है, यहां पर k नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव पावर्स ओनली। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं, वही ले लेता हूं। 17 इज कॉन्ग्रेंट टू 11 मॉड्यूलो 3। तो अगर मैंने 17 का स्क्वायर करा है ना, और इधर 11 का भी स्क्वायर करना, पावर सेम रखनी है, तो क्या अभी भी ये कॉन्ग्रेंट आएंगे? चलो चेक करते हैं। तो ये आ जाएगा 289, ये आ जाएगा 121, माइनस कर लो कितना आएगा? 289 में से माइनस करा 121, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 168। इसको डिवाइड करो 3 से, 3 5 जा 15 और 3 6 जा, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका मतलब यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। दैट्स इट। और एग्जांपल चाहिए? कोई छोटा नंबर लेते हैं जिसका हम आराम से निकाल सकें, जैसे कि 4 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? 7 मॉड 3 के। जरूरी नहीं कि 3 लेना, कुछ और ले लेते हैं इस बार। जैसे 4 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 9 मॉड्यूलो 5 के, क्योंकि मैं 4 को भी डिवाइड करूंगा 5 से, रिमाइंडर 4 आएगा, 9 को भी डिवाइड करूंगा 5 से, रिमाइंडर 4 आएगा। वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5, वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। सपोज करो कि मैंने यहां पर क्यूब कर दिया दोनों तरफ, अब देखते हैं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। 4 का क्यूब होता है 64, 9 का क्यूब होता है 729। अब इनको माइनस करके देखो, 729 को 64 में से माइनस कर, 9 में से 4 गए 5, है ना, और बाद लास्ट में 5 आ गया तो मतलब 5 से डिविजिबल है ही है, लास्ट डिजिट 5 है तो मतलब 5 से डिविजिबल है ही है, तो ये वेरीफाई होगी अपनी प्रॉपर्टी। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जैसे हमारे पास रहते हैं कि हमारे को जो एक्सपोनेंट की टर्म्स में हमारे को मॉड्यूलो निकालना होगा। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे को बोल दिया कि 2 की पावर सपोज करो 10 है और इसका मॉड्यूलो मुझे निकालना है किसके साथ? सपोज करो कि किसके साथ लेके चले? टिक 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 टिक, हाँ 3 के साथ निकाल लेते हैं पहले। 2 की पावर 10 का मॉड्यूलो 3 के साथ। अब एक तरीका तो ये है कि भैया 2 की पावर 10 फाइंड आउट करो, है ना, और फिर उसको डिवाइड कर दो। चलो पावर 10 तो आप फिर भी कर लोगे, बट अगर यही 2 की पावर 100 हो जाती फिर क्या करते? समस्या है। तो यहां पर हम लोग ना ये जो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट है इसका यूज करते हैं। इसका यूज कैसे करना है कि मुझे 2 की ही कोई एक पावर ढूंढनी है। जैसे 2 की पावर वो 1 तो नहीं, थोड़ी बड़ी लेके चलेंगे, जैसे 2 की पावर 2 हो गई, तो ये आ गया मेरे पास 4।
अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 के साथ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा 1। मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो मुझे ना एक ऐसा नंबर ढूंढना, जैसे ये 1 जो है वो एक इजी नंबर है, मैं इसको बोलता हूं इजी नंबर। आप अगर 2 की पावर 3 देखेंगे तो वो आएगा 8, और अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगा 3 के साथ तो जो मेरे पास रिमाइंडर है वो आएगा 2। बट 2 मेरे लिए इजी नंबर नहीं है, 1 ज्यादा इजी नंबर है। कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें 1 नहीं आ रहा होगा, प्रेफरेंस हमेशा हम 1 को देंगे, ठीक है। और कई बार हमें नेगेटिव में भी देखना पड़ेगा, उसका भी एक तरीका बताऊंगा आपको। तो यहां पर अपन करेंगे क्या कि जैसे मैं बोलूंगा कि 2 की पावर 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, 1 के साथ मॉड्यूलो 3। या आप इसको एक दूसरी अप्रोच से भी समझ सकते हैं कि आपको 2 की पावर चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, जैसे 2 की पावर 2 आ गई 4, 2 की पावर 3 आ गई 8। अब इनके साथ एक ऐसा इजी नंबर रखना है, हमेशा पहले प्रेफरेंस देनी है 1 को या -1 को। पहले प्रेफरेंस देनी है किसको, 1 को या तो -1 को, कि इसमें अगर मैं 1 या -1 सब्ट्रैक्ट कराऊं तो मेरे पास वो इजीली डिवाइड हो जाए 3 से। यहां पर मैं मॉड्यूलो 3 के साथ निकाल रहा हूं, ठीक है। तो जैसे 4 है, मुझे पता है कि 4 को अगर मैं 1 से सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, डिफरेंस देखूंगा तो वो आएगा 3, और वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल भी है। अगर मुझे 8 के साथ सोचना कोई एक ऐसा नंबर है ना, मेरी पहली प्रेफरेंस क्या है, 1 या -1। वो नहीं मिलेगा तो फिर मैं 2 या -2 पर आऊंगा, वो नहीं मिलेगा तो 3 या -3 पर इतने में बन जाती है बात, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 8 के साथ मुझे एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको सब्ट्रैक्ट कराऊं, यानी जब मैं डिफरेंस देखूं उसका, है ना, क्योंकि 8 क्या है, 2 की पावर है 3। आपको 2 की पावर में कोई एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको जब मैं डिफरेंस कराऊं किसी के साथ, प्रेफरेबली 1 या -1 के साथ, तो मेरे पास वो जो नंबर आएगा वो इजीली या एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए किसके साथ, जो इससे मैं मॉड्यूलो निकाल रहा हूं। तो जैसे 4 है 2 की पावर 2, उसका डिफरेंस जब मैं 1 से लूंगा तो वो एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो जाएगा, इससे मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि मुझे पहुंचना है पावर 10 तक, तो यानी कि मैं अब क्या करूंगा, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके दोनों तरफ पावर 5 कर दूंगा। और जब मैं एग्जाम में प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो मैं वहां पर मेंशन करूंगा कि यूजिंग दिस, है ना, आप लिख सकते हो बिकॉज a की पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर के मॉड्यूलो n, अगर a कॉन्ग्रुएंट है b मॉड्यूलो n के, ठीक है। आप ये रीजन लिख सकते हो वहां पर, डन है। अब यहां पर मैंने 1 क्यों बोला, क्योंकि अब देखो पावर जो मर्जी हो जाए, 1 की पावर 5 कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन है ही नहीं, है ना, कोई टेंशन है ही नहीं। तो जैसे ये हो जाएगा 2 की पावर 10, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखूंगा तो 1 ही आएगा, और जब 1 को डिवाइड करूंगा मैं 3 से तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास, 1 ही तो आएगा। करके देख लो सर, 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 0 0, क्योंकि ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए, रिमाइंडर 1 आ गया। ये अप्रोच लगानी है। अब जैसे सपोज करो होता, जैसे सपोज करो एग्जांपल दे रहा हूं, होता कि 3 की पावर 20, इसका मुझे मॉडुलस निकालना है, सपोज करो किसके साथ, किसके साथ निकालें, 5 के साथ निकालते हैं। तो मुझे 3 की पावर सोचनी है कैसी, जिसका 1 या -1 प्रेफरेबली, अगर 1 -1 नहीं मिल रहे होंगे तो फिर मैं 2 -2 पे जाऊंगा। तो अब जैसे 3 की पावर 2 से शुरुआत करते, 3 की पावर 2 9, इससे देखो यहां पर 9 में क्या माइनस कराऊं, तो 9 में अगर मैं माइनस कराऊंगा -1, है ना, 9 में अगर मैं माइनस कराऊंगा -1 तो ये बन जाएगा कितना 10, और वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 5 से। तो यानी मैं क्या लिखूंगा कि जो 3 का स्क्वायर है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, -1 मॉड्यूलो 5 के साथ। अब मुझे पावर 20 तक पहुंचना है, तो मैंने सिर्फ क्या करा, दोनों तरफ पावर 10 कर दी, है ना, -1 की पावर भी 10, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना, पावर इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और 1 मॉड्यूलो 5 कितना आ जाएगा, वापस से 1। तो ये प्रेफरेंस देनी है हमारा। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें कि फाइंड रिमाइंडर, मतलब मुझे रिमाइंडर निकालना है कब, व्हेन 2 की पावर 12 इज डिवाइडेड बाय 5। तो यानी मुझे फाइंड आउट करना है 2 की पावर 12 मॉड्यूलो 5, ये मुझे क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना। तो मैं साइड में गया, मैंने देखा 2 की पावर 2 से शुरू करूंगा, 2 की पावर 2 होता है 4, 4 में क्या माइनस करूं, क्या 1 या -1, मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी 1 या -1, 1 से तो नहीं होगा, हाँ अगर मैं -1 करूंगा तो वो 5 आएगा, और उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल आ रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल आ रहा है,
तो मतलब मैं क्या लिखूंगा कि 2 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, -1 मॉड्यूलो 5 के साथ। मुझे पहुंचना है पावर 12 तक, तो यानी कि मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, पावर 6। एग्जाम में प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करना, बस यार ये इतना छोटा सा काम करना होता है यहां पर। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12, ये आ गया 1 मॉड्यूलो 5। तो रिजल्ट कितना आ गया मेरे पास, दैट्स इट, खत्म कहानी। और क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 16 मॉड्यूलो 4 मुझे फाइंड आउट करना है। तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 में से क्या माइनस कराऊं, तो 1 माइनस कराऊंगा 8 आएगा, जो कि 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, जो कि 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। हाँ सर, हाँ सर। तो हमारे पास लिखा जाएगा कि 3 का स्क्वायर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, 1 मॉड्यूलो 4 के साथ। वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, 1 मॉड्यूलो 4 के साथ। ठीक है, तो अब मुझे पावर 16 तक पहुंचना है, तो मैं दोनों तरफ पावर 8 कर दूंगा, बस खत्म कहानी। ये बन गया 3 की पावर 16, ये 1 मॉड्यूलो 4। क्या सर आंसर हमेशा 1 आएगा, नहीं बेटा, बाई चांस ऐसे एग्जाम्पल अभी हमारे पास आए हैं कि जो उसमें 1 आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ही 1 है। हाँ, बट अगर मैं 1 और -1 ही लेके चलूंगा तो फिर वो 1 ही बचेगा। करेगा, देखो इससे बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई 2024 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट। तो एक चीज यहां पर आपको याद रखनी है बेटा, कभी भी यूनिट प्लेस डिजिट बोला जाए या फिर बोला जाए लास्ट डिजिट, तो इट मींस कि आपको मॉड्यूलो 10 निकालना है, आपको मॉड्यूलो 10 निकालना है। ठीक है, उस नंबर का मॉड्यूलो 10 के साथ निकालना है। अगर लास्ट 2 डिजिट्स बोला जाए, अगर लास्ट 2 डिजिट्स बोला जाए तो इसका मतलब आपको मॉड्यूलो 100 निकालना है। लास्ट 3 डिजिट्स बोला जाए तो यानी आपको मॉड्यूलो 1000 निकालना है। तो अब मुझे 12 की पावर 12 का मॉड्यूलो फाइंड आउट करना है किसके साथ, 10 के साथ। ये मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिट प्लेस यानी कि लास्ट डिजिट। अब यहां पर शुरू हो जाते हैं, यहां पर शुरू हो जाते हैं कि जैसे 12 की पावर 1 से बड़ा नंबर है, 12 की पावर 1 आएगा 12। क्या मैं -1 या +1 सब्ट्रैक्ट करा के 10 से डिविजिबल बना सकता हूं, नहीं सर ये तो नहीं बनेगा। फिर 12 का स्क्वायर से ट्राई करा मैंने, ये आएगा 144। इसको 10 से डिविजिबल बनाने के लिए मुझे या तो -4 कराना पड़ेगा, इधर -2 कराना पड़ेगा, उसको अगर 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल कराना है। और 12 का क्यूब पहले मुझे अगर करने बैठूंगा तो और परेशान होऊंगा, सोचता रहूंगा, है ना। तो यानी कि चलो सर अब 1 और -1 तो नहीं मिल रहे हैं, तो यानी अब 2 और 4 में से मैं 2 को प्रेफर करूंगा। पहले 1 या -1 नहीं बन रहा तो 2 या -2। अब वो पावर 1 पे बन रहा है तो पावर 1 पे सही। तो मैं लिखूंगा कि 12 की पावर 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 2 मॉड्यूलो 10 के साथ। ठीक है, मुझे पावर 12 तक पहुंचना है। अगर मैंने इकट्ठी पावर कर दी 12, तो 2 की पावर 12 तो मुझे काउंट करना, कैलकुलेट करना में दिक्कत आएगी। तो आप जहां तक आपको इजी लगे वहां से कर दो, आप चाहे स्क्वेयरिंग करके करो, है ना। देखो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आपने क्या रहा, दोनों तरफ पावर स्क्वायर कर दी कि चलो जी सर मुझे स्क्वायर करना आसान लगता है ना। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, फिर आपने दोबारा से पावर स्क्वायर कर दी। तो इस तरह से भी पहुंच सकते हो, वरना हमारे को पता है कि यार हमारे को पावर 12 तक जाना है ना, तो आप क्या करो, आप क्या करो, या तो पावर 3 कर दो, वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, कि 12 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू, कि 2 का क्यूब भी आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कैलकुलेट करना, 10 है ना। इट इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये चलता जाएगा 8 मॉड 10। और जब आप 8 को डिवाइड करोगे 10 से तो अगेन रिमाइंडर कितना आएगा वापस, 8 ही आएगा, क्योंकि नंबर तो बड़ा रखना है। तो उससे कुछ फायदा नहीं है कि फिर मैं पहले 6 करूंगा तो स्क्वायर करूंगा, है ना। चलो पहले आपको अलग अलग तरीके से करवा देता हूं। पहले मैं, फिर मैंने क्या करा, 8 का स्क्वायर मुझे इजीली पता होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64 मॉड 10। जब भी नंबर आपका इसके बराबर या डिवाइजर के बराबर या बढ़ाएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करूंगा फिर से मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 10 आएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर हमेशा यूनिट प्लेस बचेगा। तो ये हो गया 12 की पावर 6। अब मुझे 12 तक पहुंचना है, तो 12 की पावर 6 का फिर से मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इधर ये 4 का स्क्वायर हो गया मॉड 10।
तो ये 12 की पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉड 10, और 16 को जब मैं डिवाइड करूंगा 10 से तो 6 आएगा। तो यानी कि मेरे पास लास्ट डिजिट ऑफ 12 की पावर 12 कितना आ गया आंसर? 6। दैट्स इट। अब इसमें आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको, और अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती तो आप सीधा यहां पर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 10 है, आप सीधा पावर 6 पर चले जाओ। अगर आपको 2 की पावर 6 इजीली याद है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। तो ये 64 मॉड 10 हो गया, यानी कि ये 4 मॉड 10 हो गया, है ना। फिर 12 की पावर 6 का होल स्क्वायर, तो मतलब यही वाला स्टेप आ जाएगा, फिर आप सीधा एक ही स्टेप में यहां पर पहुंच सकते। तो वो आपके ऊपर है कि पावर आपको कितनी इजीली कैलकुलेट करनी आ रही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं हमारे को। अब इससे बहुत सारे हो जाते हैं। एक 17 की पावर 17 भी आया हुआ है, उससे भी करना है ना। तो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। होमवर्क क्वेश्चन 3 आज का, हिंट आपको मैं दे दूंगा। होमवर्क क्वेश्चन 3 क्या है? लास्ट डिजिट ऑफ 17 की पावर 17। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो 17 की पावर 1 17 है, तो इसका डिफरेंस या तो आप -3 के साथ निकालो कि 20 बन जाए और 10 से आ जाए, या फिर आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो अगर आपने इसको माइनस करवाया -1 के साथ तो ये 290 हो जाएगा और वो एग्जैक्टली 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि आप 17 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1। प्रेफरेंस 1 -1 की रखनी, नहीं मिलेगा तो आपको पता कि थोड़ी थोड़ी पावर करके आगे बढ़ते जाओ। तो बेटा जो इसमें आज की क्लास का आखिरी टॉपिक रहेगा, है ना, वो रहेगा इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या कहता है कि इट इज डिनोटेड बाय दिस। अब इसका मतलब क्या है? इट मीन्स set of all those values which are congruent to a modulo n। set of all those values which are congruent to a modulo n। मतलब एक एग्जांपल से इसका मतलब समझते हैं। जैसे सपोज करो लिखा हुआ है कि 5 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, है ना। इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 मॉड्यूलो 3। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको यहां पे लिख देता हूं, रीड इट एज इक्विवेलेंस, पूरा लिख देता हूं मैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मॉड्यूलो एन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 मॉड्यूलो 3, इसका मतलब है कि वो सारे नंबर जिनको 5 के साथ सब्ट्रैक्ट जब कराऊंगा, है ना, तो वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल। मतलब कौन कौन से नंबर है जो 5 के साथ कॉन्ग्रुएंट बन सकते हैं जब उनको डिवाइड करा जाए 3 के साथ। तो उसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, बीच में लिखो 5, 3 से चाहिए ना मॉड्यूलो, तो भैया 3 ऐड करते जाओ, 8 3 11 3 14 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अगर माइनस करते हो 5 - 3 2, 2 - 3 -1, -3 -1 -4 एंड सो ऑन। ये आप देख लो, कोई भी नंबर डालो, जैसे मैं 8 को उठा लूं तो 8 - 5 3 आएगा, 3 से डिविजिबल होगा। मैं -4 को उठा लूं, 5 -4 ये 9 आएगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो जब भी किसी की इक्विवेलेंस क्लास पूछी जाए तो इस तरह से एक सेट बना देते हैं हम लोग। ये है हमारे पास इसका मतलब। ठीक है, तो जैसे अगर आ गया 7 4 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 मॉड्यूलो 4, तो कुछ नहीं, बीच में 7 4 ऐड करते रहो, 11 और 4 15 4 19 एंड सो ऑन। 7 - 4 3 3 - 4 -1 एंड सो ऑन। सेट फॉर्म में इसको लिख देना, दैट्स इट, बात कर। तो इक्विवेलेंस क्लास और लो, ये हमने क्वेश्चन कर ही दिया, 7 mod 4 है ना। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, आप इसको कर दो 9 मॉड्यूलो 4, और ये आपका बन गया आज का होमवर्क क्वेश्चन 4। एंड विद दिस हमारी आज की क्लास खत्म होती है। तो आज हमने पूरा जो बेटा मॉड्यूलो अर्थमेटिक का टॉपिक है कि मॉड्यूलो अर्थमेटिक होता क्या है वो कवर अप कर लिया हमने, साथ में कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो कवर कर लिया। हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो भी कवर अप हो गया।
है ना, साथ में इक्विवेलेंस क्लास बोली। तो होमवर्क के लिए बेटा बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपके पास कोई भी बुक हो आप उसमें से कर सकते हैं, और डीपीपीस तो आपको मिलेंगे। तो बेटा आज का फर्स्ट लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग एलिगेशन मिक्सचर और साथ में रिपीटेड डाइल्यूशन। बाय बाय एवरीवन, राधे राधे।